तो यार आज से हम अपने चैनल पे एक नई मानवा शुरू कर रहे हैं और यार ये बहुत ज़्यादा गजब की मानवा है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे अपने चैनल पे एक्सप्लेन करूँ। और इस मानवा का नाम है द एंटार्क्टिक कोल्ड वॉर। और यार ये बहुत गजब की मानवा है, तुम्हें पसंद आएगी। तो यार अब बिना किसी देरी के इस मानवा को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। मानवा की स्टार्टिंग में हमें जो है एक बहुत खतरनाक पैनल दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि पूरी पृथ्वी को जो है किसी तरीके से बर्फ ने जो है पूरी तरीके से कवर कर लिया है। हर चीज़ जो है या तो जम चुकी है या फिर बर्फ ने उसे पूरी तरीके से ढक दिया है। यहाँ पर हमें जो है एक इंसान रिपोर्टिंग करता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर जो है वो चिल्ला रहा होता है कि किस तरीके से पूरी पृथ्वी जो है एक न्यू आइस एज में एंटर कर चुकी है। वो बहुत ज्यादा कांप रहा होता है और अपनी कांपती हुई आवाज में बोलता है कि ग्लोबल टेम्परेचर लगातार नीचे गिरता जा रहा है और इसका कोई रुकने का कोई नामो निशान नहीं दिखा रहा। मगर वो ये लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग हार मत मानना, अपनी उम्मीद मत खोना। वो कहता है सरकार हमारे बारे में भूली नहीं है, वो हमें बचाने जरूर आएगी, मगर तब तक जो है हम सभी लोगों को एक दूसरे का साथ देकर ही सरवाइव करना होगा। मुझे लगता है कि ये अंधभक्त था, इसलिए वजह से जो है सरकार पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहा था। मगर अगले ही सेकंड जैसे ही ये बोलता है कि हम सभी लोग जो है इसको साथ में सरवाइव करेंगे, मगर इतने में जो है एक प्लेन आता है और वो सीधा क्रैश होता है इसके ऊपर और ये बंदे की बत्ती गुल हो जाती है। सरकार पे भरोसा करने की सजा इसे मिल जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोई इंसान जो है ये ब्रॉडकास्ट देख रहा था टीवी में, मगर प्लेन क्रैश की वजह से वो ब्रॉडकास्ट जो है बीच में ही रुक जाता है। जिसके बाद हमें जो है एक घर दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक आवाज गूंज रही होती है, वो होती है हैंग फिंग। और हमें जो है हमारे एमसी का पूरा घर दिखाया जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि एमसी के दरवाजे पे कोई बार बार नॉक कर उसका नाम पुकार रहा होता है, जिसकी वजह से वो जो है दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। उसके हाथ में जो है एक बेसबॉल बैट होता है, जिसके अंदर कई सारी कीलें ठुकी हुई होती है। बाय द वे इस चीज को देखने के बाद ज्यादातर लोगों को दिल्ली पुलिस, जो कि नकली दिल्ली पुलिस थी जिन्होंने डंडे में कील लगा के बच्चों को मारा था, उनकी याद आ गई होगी। मगर उनका तो इंतजाम कर दिया है कि भाई उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और बाय द वे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। यस भाई, ये कमाल की बात होगी भाई, बहुत बढ़िया। मगर अब मानवा पे आ जाते हैं वापस। मगर हमें जो है फिर हमारे एमसी दिखाया जाता है, जिसका नाम हांगफिल होता है, जो कि इस चीज के बारे में जानना चाहता है कि दरवाजे पे आखिर में है कौन। तो वो जो है अपने दरवाजे के पीपिंग होल का इस्तेमाल करता है और उसमें से झांक कर देखता है। उसे जो है एक लड़की दिखाई देती है, जो कि खड़े खड़े जो है हांगफिल का नाम बार बार पुकार रही होती है। उस लड़के ने जो है काफी ज्यादा मोटे कपड़े पहन रखे होते हैं, मगर स्टिल वो ठंड से कांप रही होती है। और ये लड़की कोई और नहीं, ये लड़की वही होती है जो इसको जो है हमारा एमसी बहुत ज्यादा पसंद करता है। मगर ये लड़की जो है उससे सिर्फ पैसा खर्च करवाने वाली होती है, यानी कि गोल्ड डिगर टाइप की। मगर तुम सभी लोग तो जानते हो हमारा एमसी जो है मर्द जात से आता है और हवस कई बार दिमाग पे हावी हो जाती है। और वही होता है हमारा एमसी जो है बिना सोचे समझे जो है दरवाजा खोल देता है। मगर वो दरवाजा थोड़ा सा खोलता है और वो कहता है कि हो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो, बाहर बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम मेरे कमरे में आ जाओ। मगर उस लड़की के दिमाग में कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी, जिसकी वजह से उसने जो है एमसी का दरवाजा पकड़ लेती है और उसे पूरा खोलकर हमारे एमसी को किस करना शुरू कर देती है, और वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से। जिसके बाद तुम सभी लोग तो मर्द जात को जानते ही हो कि भैया सामने से आती हुई गोली खाएगा मगर हवस नहीं छोड़ पाएगा। जिसके बाद जैसे ही उनकी किस पूरी होती है वो दोनों थोड़े से पीछे हटते हैं। जिसके बाद हांगफिल उससे कहता है कि भाई तेरे दिमाग में चल क्या रहा है, तूने जैसे ही मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोला वैसे ही तूने जो है मुझे पकड़कर तुरंत ही किस करना शुरू कर दिया। जिसके बाद ह्योना जो है हमारे एमसी से कहती है कि मुझे एहसास हो चुका है कि मैं किसे पसंद करती हूँ। वो कहती है कि मुझे समझ में आ गया, मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस चीज को समझने में, मगर मुझे एहसास हो चुका है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ हांगफिल। जिसके बाद उससे ये कहती है कि अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो तो वो जो है हमारे एमसी का हाथ पकड़ती है और सीधा अपनी सीने पर रख लेती है। और जिसके बाद कहते हैं कि तुम मेरे दिल की धड़कन को महसूस कर सकते हो कि वो कितनी ज्यादा तेज चल रही है। जिसके बाद वो जो है हमारे एमसी को कहती है वो जो है उसके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार है। जिसके बाद वो जो है अपनी टांग को हमारे एमसी की टांग के बीच में फंसा के उसके नीचे बॉल्स को टच करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारा एमसी एक्साइटेड हो जाता है और उसकी नाक से धुआं और उसके गाल लाल हो जाते हैं। जिसके बाद उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, एनीथिंग। जिसके बाद हमारा एमसी भी जो है ह्यूनो को पकड़ कर कहता है कि भाई तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ये वर्ड्स मेरे लिए कितने मायने रखते हैं। मगर जिसके बाद वो कहता है कि मगर इतने में जो है ह्योना उसे चुप करा देती है और कहती है कि तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ह्योना उससे आंख बंद करने के लिए कहती है और जैसे ही हमारा एमसी जो है आंख बंद करता है, तुरंत उसका दरवाजा कोई जोर से पकड़ता है और उसे खींचकर जो है तुरंत ही हमारे एमसी के ऊपर हमला कर देता है। उसके सर पर जोरदार वार करता है, जिसकी वजह से चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। अगले ही सेकंड हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी जो है नीचे जमीन पे पड़ा हुआ है, उसके सर से खून आ रहा है। मगर वो दोनों जो है अंदर कमरे में घुस जाते हैं। मगर वो जो है ह्योना जो है उससे कहती है कि भैया तुमने उसे मार डाला। जिसके बाद वो उससे कहता है बकवास बंद करो, क्योंकि तुम खुद जानते थे कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि इसे हम मारने के बाद ही हमें जो है इसकी सप्लाईज मिलेगी। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि दुनिया पहले ही नर्क बन चुकी है और जितने कम मुंह होंगे भरने के लिए उतना ज्यादा हम सभी लोगों को खाना मिलेगा। जिसके बाद वो आदमी कहता है चलो देखते हैं कि इस बेवकूफ ने अपने घर में क्या क्या छुपा रखा था। जिसके बाद वो घर
घर में चेक करना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि अगर हम जो है अपने इस खाने पीने को सही से इस्तेमाल करें तो हम जो है रेस्क्यू आने तक सरवाइव कर सकते हैं। मगर वहीं पे हमारा एमसी जमीन पे पड़ा हुआ कह रहा होता है कि मैं हिल नहीं सकता और वो कहता है कि क्या इसे ही मरना कहते हैं। जिसके बाद वो जो है उन दोनों को जो है रोमांस करता हुआ सुनता है, जहां पर वो बिच कहती है कि भैया तुम देखो मुझे कहाँ टच कर रहे हो, क्या हम ये देर में कर सकते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी और उसके लिए मुझे तुम्हें रिवॉर्ड तो देना ही पड़ेगा ना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी की आंखें धीरे धीरे करके बंद हो रही होती है और वो कहता है कि ये सब उस ठंडे दिल वाली औरत की गलती है। जिसके बाद जो है जैसे ही उसकी आंखें बंद होती है तो उसे एक लाइट दिखाई देती है। वो कहता है कि ये क्या है। जिसके बाद वो जो है उस रोशनी को छूने की कोशिश करता है और छूने से पहले कहता है कि ये रोशनी बहुत ज़्यादा गर्म है। जिसके बाद वो कहता है कि क्या ये रास्ता है हेवंस का। जिसके बाद जो है वो उस लाइट को टच कर देता है और जैसे ही वो उस लाइट को छूता है वो येलो से लाइट जो है वो लाल में बदल जाती है। जिसके बाद उसके जो बॉडी होती है, जो सोल होती है, वो भी लाल रंग में होनी शुरू हो जाती है और टुकड़ों में बंटनी शुरू हो जाती है। जिसके बाद वो एकदम से ब्लास्ट होता है और उसकी सोल चारों तरफ बिखर जाती है। मगर अचानक से उसके नींद खुलती है और वो बिस्तर से जागता है और जागते ही वो पसीना पसीना हो रखा होता है। उसके चेहरे पे पूरी तरीके से पसीना होता है और वो कहता है कि मैं कहाँ हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने अपार्टमेंट में है और उसके अपार्टमेंट की खिड़की जो है खुली हुई है, जिसकी वजह से ठंडी हवा और धूप की रोशनी उसके कमरे में आ रही है। जिसके बाद हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा एमसी जो है अपने खिड़की की तरफ बढ़ता है और वहां पर जो है सूरज की तरफ हाथ करके कहता है कि ये थोड़ा गर्म है और वो ये भी कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं दोबारा से इस गर्मी को महसूस कर पाऊंगा। जहां पर हमें जो है हमारा एमसी बालकनी में खड़ा दिखाया जाता है, जहां पर वो सूरज की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि मैंने डेट चेक की और आज डेट है 28 जून। जिसके बाद वो कहता है कि एपोकलिप्स स्टार्ट हुआ था 15 जुलाई को। जिसके बाद वो कहता है कि यानी कि मैं मर चुका हूं और मैं अब समय में पीछे आ चुका हूं हाफ मंथ पहले, जहां पर एपोकलिप्स स्टार्ट होने से पहले। इसका मतलब है कि मैं रीबोर्न हुआ हूं। मगर इस बार कुछ अजीब है, उसके हाथ में उसे जो है रेड कलर का ऑरा दिखाई दे रहा होता है उसके सीधे हाथ में। जिससे देखने के बाद वो कहता है कि इस बार जो है कुछ अजीब हो रहा है उसके साथ। जिसके बाद वो कहता है कि जब से वो जागा है ये रेड कलर का ऑरा जो है उसके हाथ को कवर कर रखा है उसने। वो कहता है कि ये कोई दर्द वगैरह नहीं दे रहा, बस हल्का सा गर्म है। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये इसके अलावा कुछ करता होगा। मगर वो कहता है कि स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ सिर्फ। मगर अचानक से हमारे हान फ्रैंक को जो है एक छींक आती है, जिसकी वजह से जो है उसका राइट हैंड जो कि रेड लाइट में ग्लो हो रहा था वो अचानक से ग्रीन लाइट में बदल जाता है। जिसके बाद वो हैरान होकर बोलता है कि क्या ये ग्रीन में बदल गई। जिसके बाद वो देखता है कि उस लाइट का ऑरा जो है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है और वो हैरान होकर बोलता है कि क्या ये बड़ा हो रहा है एकदम से। जिसके बाद वो फटाफट से अपनी बालकनी से अपने रूम में वापस आ जाता है और अपनी खिड़की को बंद कर देता है। मगर इतने में ही उसे जो है बहुत ज्यादा सांस चढ़ जाती है और पसीने पसीना आने लग जाता है और वो जो है अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि ग्रीन लाइट की एक बीम मेरे हाथ से निकल रही है, साइंस इसे कैसे एक्सप्लेन करेगी। इसके बाद वो जो है अपने हाथ को देख रहा होता है और इतने में जो है ग्रीन लाइट वापस से छोटी होनी शुरू हो जाती है और उसे देखकर वो कहता है कि क्या ये वापस से छोटी होनी शुरू हो गई। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि ग्रीन लाइट बहुत ज्यादा अजीब है। वो कहता है कि ग्रीन लाइट का पंगा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये कभी बड़ी हो जाती है तो कभी छोटी हो जाती है अचानक से। वो जो है अपने सोफे पे जाके बैठता है और वो कहता है कि अचानक से उसे जो है बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, क्या ये ग्रीन लाइट की वजह से है। जिसके बाद वो जो है अपने हाथ को जोर से हिलाकर जो है उस ग्रीन लाइट को बुझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये क्या बकवास है, ये बंद क्यों नहीं हो रही। जिसके बाद जो है उसके दिमाग में एक थॉट आता है और वो कहता है कि कहीं ये उन मानवास की तरह तो नहीं है जो कि उसने पढ़ी है, यहाँ पर वो रीबॉर्न होते हैं और वो भी चीट स्किल जैसे पावर्स के साथ। और ये बात कहते हुए उसके हाथ में जो है किचन नाइफ होता है और उसे लगता है कि भाई उसकी पावर अवेकनिंग हो गई और सब कुछ वो काट देगा। भाई ये फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहा है, मैं तुमको बता रहा हूँ ये बंदा। मगर उसे जो है थोड़ी देर में एहसास हो जाता है कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा। जिसके बाद वो कहता है कि उसे अचानक से बहुत ज्यादा भूख लगने लग रही है और वो फ्रिज खोल के देखता है और वो कहता है कि फ्रिज में तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए। और वो कहता है कि अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो जल्द ही मैं बेहोश हो जाऊंगा। मगर अचानक से उसकी नजर पड़ती है एक सोयाबीन के डब्बे के ऊपर, जिसे देखने के बाद वो जो है उसे लेकर जो है सोफे पे जाके बैठ जाता है। कहता है कि ये रोस्टेड सोयाबीन है, ये मेरे पास एपोकलिप्स से पहले भी थे। मगर वो कहता है कि चलो मेरा इससे काम चल जाएगा, मेरा पेट भरेगा तो नहीं मगर काम चला लूंगा मैं इससे। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि सामान लेने के लिए वो थोड़ी देर में जो है सुपरमार्केट जाएगा। और ये कहते हुए जो है वो सोयाबीन के डब्बे में हाथ डालता है और उसमें से एक सोयाबीन उठाकर जो है सीधा उछाल कर खाना शुरू कर देता है, वो भी अपने सीधे हाथ से। मगर जैसे ही वो उसके मुंह में जाती है तुरंत वो जो है सोयाबीन वो एक पौधे में बदल जाती है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद वो जो है सोयाबीन के पौधे को अपने मुंह से निकालता है और वो कहता है
कि क्या है, ये क्या सोयाबीन है। जिसके बाद वो कहता है कि अब जो है उसे थकान महसूस नहीं हो रही और ग्रीन लाइट जो है वो भी धीरे धीरे करके उसके हाथ से गायब होती जा रही है। जिसके बाद वो कहता है कि क्या इसका जो है सोयाबीन से लेना देना कुछ है। जिसके बाद वो एक मटर को लेता है और छीलता है और तुरंत ही उसकी ग्रीन लाइट उस पर भी काम करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर वो हैरान होकर बोलता है कि क्या ये मेरी पावर है। वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा जबरदस्त डिस्कवरी है। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे जो है इसे और ज्यादा स्टडी करना होगा, मगर उससे पहले मुझे जो है सप्लाईज को इकट्ठा करना है और उसे स्टॉक करना है। जिसके बाद वो सीधा जो है सुपरमार्केट की तरफ निकल जाता है। सुपरमार्केट जाते हुए भी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, तो वो सोच रहा होता है कि मैं स्ट्रेट पॉइंट पे आता हूँ, मेरे पास इस समय एक ग्रीन लाइट है और एक रेड लाइट है मेरे राइट हैंड में, दोनों ही बहुत ज्यादा अजीब है। वो कहता है कि मेरी ग्रीन लाइट जो है अपने साइज को बढ़ा सकती है या घटा सकती है, और वो ये कहता है कि भैया ग्रीन लाइट का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और थकान भी होती है बहुत ज्यादा। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने एक रोस्टेड सोयाबीन को छुआ अपने राइट हैंड से, और जिसके बाद वो जो है एक बीन स्प्राउट में बदल गई, यानी कि उसका पौधा बन गया सोयाबीन का। वो ये दिमाग में सोच ही रहा होता है कि ये कौन सी तरीके की पावर है उसके पास, मगर जिसके बाद जो है उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है और वो उसका नाम पुकारती है हांगफिंग, जिसे देखकर जो है हांगफिंग बहुत ज्यादा शॉक में पड़ जाता है और वो उससे कहती है कि बहुत ज्यादा अजीब बात है ना, क्या तुम भी शॉपिंग के लिए जा रहे हो। वो कहती है कि ये फेट की बात है कि हम दोनों यहाँ पर मिले हैं। जिसको देखने के बाद जो है हमारा हांग यूथ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है हियोना वो लड़की थी जो कि मेरे लिए एक गॉडेस की तरह थी, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, मैं 3 साल से उसके पीछे था, मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया जो कि उसे खुश कर सके, मगर उसके लिए मैं सिर्फ एक फॉल गाय की तरह था, उस इंसान की तरह जिसको जो है लोग सिर्फ तभी याद करते हैं जब उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं होता या फिर उनके साथ कोई घूमने के लिए नहीं होता, बस एक एक्स्ट्रा की तरह। मगर मुझे नहीं लगा था कभी भी ये जो है अंत में मुझे मार ही देगी। और ये सोचते हुए हांगफिल जो है बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। हांगफिल के मन में सिर्फ एक बात चल रही थी कि वो उसे आज मार देगा, मगर वो जो है ऐसा नहीं करता। वो जो है अपनी बाजू दबाकर अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि शांत हो जा, क्योंकि अभी ये सही समय नहीं है बदला लेने का। उसके दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि पहले जो है उसे सप्लाईज इकट्ठी करनी होगी, मगर इतने में जो है हियोना बार बार उसे आवाज मारकर उसका ध्यान जो है अपनी तरफ खींच लेती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम कहाँ खो गए थे, तुम्हें जो है मैं काफी देर से आवाज मार रही थी। जिसपे हांगफिल कहता है ओह मुझे माफ करना, तुम आज बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी, इस वजह से शायद मैं तुम्हारी खूबसूरती में खो गया था और इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। जिसपे हियोना इस चीज का रिप्लाई करते हुए कहती है कि ओह तुम भी ना, तुम कब से इतनी जो है स्मूथ टॉकर बन गए। जिसके बाद हमें जो है हियोना की एक शैतानी हंसी दिखाई जाती है। जिसके बाद हियोना जो है हांगफिल से कहती है आखिर में अगर हम दोनों अब साथ में आ ही चुके हैं तो क्यों ना हम दोनों साथ में शॉपिंग करने चले। जिसके ऊपर जो है हांगफिल मना कर देता है और कोल्ड मुंह की तरह उसके बगल से निकल जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना मगर आज नहीं। और इस चीज को देखने और सुनने के बाद जो है हियोना शॉक में रह जाती है कि भाई ये क्या हो गया उसके साथ आज। हियोना उसे जो है बहुत प्यारी आंखों से उसे जाते हुए देखती है अपनी आंखों के सामने से, मगर हियोना को लगता है कि वो मुड़ के देखेगा और उसके पास वापिस चल के आएगा और उससे माफी मांगेगा, मगर हमारा एमसी ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो जाते हुए उसके दिमाग में चल रहा होता है, वो कह रहा होता है कि भैया अच्छी कोशिश थी मुझे जो है अपने पर्सनल एटीएम की तरह इस्तेमाल करने के लिए, मगर मैं इस बार बेवकूफ नहीं बनने वाला क्योंकि मैं एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। जिसके बाद हांगफिल वहां से चला जाता है और पहुंच जाता है सीधा वॉलमार्ट। वॉलमार्ट जाते ही हमें जो है हांगफिल बताता है कि भाई ये सिटी का सबसे बड़ा वॉलमार्ट है जहां पर जो है हर चीज मिल जाती है और यहाँ पर जो है हर चीज स्टॉक में भरी रहती है हमेशा से। मगर उसके पास्ट लाइफ की मेमोरीज के हिसाब से जब एपोकलिप्स स्टार्ट हुआ तब जो है इस पूरे वॉलमार्ट को एक ही रात में खाली कर दिया गया। अब कोई नहीं जानता कि वो किसने किया और कैसे। जिसके बाद हांगफिल जो है उस चीज से ध्यान हटाकर जो है वो सोच रहा होता है कि जितना वो स्टॉक कर सकता है उसे उतना स्टॉक कर लेना चाहिए एपोकलिप्स स्टार्ट होने से पहले। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हांगफिल ने जो है अपने फोन में एक सर्वाइवल गाइड खोल रखे थे, वो भी एपोकलिप्स से रिलेटेड, जिसके अंदर उसे पता चलता है कि भैया उसे फूड, विंटर क्लोथ्स और फ्यूल और डेली नेसेसरी की जो चीजें होती हैं और उसके अलावा बहुत कुछ उसको जो है इकट्ठा करना पड़ेगा। मगर उसको दिखाई देता है कि उसके पास इससे भी बड़ी प्रॉब्लम इस समय खड़ी है और वो है क्या है, पैसे। भाई उसके अकाउंट में पैसे नहीं होते ज्यादा होते, जिसकी वजह से वो अपने सर पे हाथ रख के बोलता है कि भाई अब मैं क्या करूं। वो इस चीज को सोचकर जो है परेशान हो ही रहा होता है, मगर इतने में जो है उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। उसे पता चलता है कि वो अब लोन लेने के लिए एलिजिबल है। जिसके बाद उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है, जिसके बाद जो है वो सारे के सारे जितने भी लोन ऐप थे वो सारे के सारे डाउनलोड कर अपने फोन में लोन के लिए अप्लाई करना शुरू कर देता है, क्योंकि कोई भी एपोकलिप्स में लोन रिकवरी करने वाला तो आएगा नहीं। तो हमारा जो एमसी है वो 300 IQ के साथ खेल जाता है
और मैं तुम सभी लोगों को भी कहूंगा कि भाई अगर हमारे इंडिया में एपोकलिप्स आ जाए तो कई सारे ऐप है जो कि हमें लोन देते हैं, तो तुम भी उनमें से लोन लेकर और मुझे जरूर डीएम में बता देना कि भाई एपोकलिप्स आने वाला है, ताकि मैं भी थोड़ा बहुत सामान जोड़ लूँ यार प्लीज। खैर इन बातों को छोड़कर वापस स्टोरी पे आता है, जिसके बाद हमें हियोना का सीन दिखाया जाता है जो कि एक कैन को लात मारते हुए चल रही होती है। उसका दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि भैया कैसे हांगफिल ने उसे मना कर दिया। उसका गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो कह रही होती है कि हांगफिल उन कुत्तों में से एक है जो कि उसके पीछे जीभ लटका के घूमते रहते हैं, तो उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे मना करने की। वो कहती है कि मैं इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। जिसके बाद वो ये भी सोच रही होती है कि हांगफिल जैसा लूजर जिसके पास खुद की एक गाड़ी भी नहीं है, वो मुझसे जो है अगली बार अच्छे से बात करने की उम्मीद भी ना करे। हमें दिखाया जाता है उसके बाद जो है हियोना के पीछे से एक ट्रक आता है और उसके आगे आके रुकता है। हियोना जो है उसे देखकर चौंक जाती है, मगर उसमें से हांगफिल निकलता है और हांगफिल कहता है कि क्या ये हियोना है, जिसे देखकर हियोना भी चौंक हो जाती है और वो कहती है हांगफिल। जिसके बाद हांगफिल जो अपनी गाड़ी से उतरता है, जिसके बाद हियोना उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारी कार है, जिसके बाद हांगफिल कहता है कि हाँ ये अभी मुझे मिली है। जिसके बाद वो जो है हियोना को बताता है कि कैसे उसके पापा जो है यूएस बिजनेस में बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। जिसके बाद जो है उन्होंने उसके पास जो है थोड़ा सा कैश भर दिया है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं जो है अपने फादर को अभी एयरपोर्ट ही छोड़ के आ रहा है। और इस चीज को सुनने के बाद हियोना जो है अपनी गंदी एक्टिंग शुरू कर देती है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम जो है अपने पापा को एयरपोर्ट लेके जा रहे हो, मुझे माफ करना कि मैंने जो है तुम्हें शॉपिंग के लिए पूछा उस समय। जिसके बाद वो अपनी गंदी एक्टिंग में रोते हुए कहती है कि उस समय जो है तुम मुझसे बहुत बेकार तरीके से पेश आए और मुझे लगा कि तुम जो है सिर्फ अपने दोस्त को छोड़ना चाहते हो ऐसे ही। जिसके बाद हांगफिल जो है उसकी गंदी एक्टिंग देखकर एक छोटी सी हंसी हंसता है। जिसके बाद जो है उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसकी चिन को पकड़कर कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा खास हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। हियोना एक शैतानी हंसी लाती है। जिसके बाद उसे लगता है कि भैया हांगफिल जो है उसके जाल में फंस चुका है, मगर ऐसा नहीं हुआ, वो बकरा नहीं बनेगा, वो बकरी बनाएगा इसको। और ये चीज सुनने के बाद हांगफिल को जो है हियोना रिप्लाई करती है और वो शर्माते हुए कहती है कि तुम भी मेरे लिए बहुत ज्यादा खास इंसान हो। इसके बाद वो ये कहती है कि क्यों ना हम डिनर और एक मूवी देखने चले, जिसके बाद जो है मैं तुम्हें और अच्छे से जान पाऊंगी। जिसके बाद वो हांगफिल से पूछती है कि क्यों, क्या कहते हो, मगर हांगफिल जो है उसके सामने से गायब हो जाता है और वो चीज देख के वो भी शॉक हो जाती है कि वो कहाँ गया। जिसके बाद वो जो है पीछे मुड़ के देखती है और इतने में उसे दिखाई देता है कि हांगफिल जो अपनी गाड़ी में से एक डब्बा उतार रहा होता है और डब्बा उतारते उतारते कह रहा होता है कि भैया अभी जो है उसे ये सारे डब्बे जो है अपने अपार्टमेंट में भी लेके जाने हैं। जिसके बाद हियोना जो है अपनी गुस्से वाली आवाज में उससे पूछती है कि वो जो है इतने सारे डब्बों के साथ आखिर में कर क्या रहा है। जिसके बाद हांगफिल उसे जवाब देता है कि कुछ खास नहीं है, इनमें बस वो ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे पसंद है। और इन सारी चीजों से ध्यान हटाने के लिए हांगफिल उससे कहता है हियोना से कि भैया मैं जो है तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट भी तैयार कर रहा हूँ। जिसके बाद हियोना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जाते हुए उससे कहती है कि मैं अब घर जा रही हूँ और मैं उस सरप्राइज का बहुत ज्यादा इंतजार करूंगी। और जब हियोना जा रही होती है तो हांगफिल उससे कहता है कि तुम्हें उसका इंतजार करना भी चाहिए। और जब हियोना जा रही होती है उसके चेहरे पे एक शैतानी हंसी होती है और वो कहती है कि तीर निशाने पे लगा है। और दूसरी तरफ हमें हांगफिल का चेहरा दिखाया जाता है जिसके ऊपर भी एक शैतानी हंसी होती है और वो सोच रहा होता है कि मैं जो है इसे अपने इस सीक्रेट के बारे में पता लगने नहीं दे सकता। जिसके बाद वो जो है अपने मन में सोचता हुआ वहां से जा रहा होता है कि भैया ये मेरा तरीका है एपोकलिप्स को सरवाइव करने का। जिसके बाद वो कहता है कि बस तुम इंतजार करो, जब दुनिया खत्म होगी तब तुम्हारे को जो है उस चीज की सजा मिलेगी जो तुमने मेरे साथ किया था, और खासकर उस इंसान को जिसने मुझे मारा था। और वहां से जाते हैं हमारे एमसी के चेहरे पे एक शैतानी हंसी होती है और वो कहता है कि मैं अब एपोकलिप्स का बेसब्री से इंतजार करूंगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि 15 जुलाई वो तारीख है जिस दिन सारा कुछ शुरू हुआ था, जिस दिन जो है भारी बर्फ पड़ी थी। टेम्परेचर जो था वो -20 डिग्री से भी नीचे गिर गया था। और इसके बाद अगले ही सीन में हमें जो है हमारा एमसी जो है काफी सारे डब्बे उतरवाता हुआ दिखाया जा रहा होता है, जो कि कह रहा होता है अपने मन में कि भैया अगले महीने से टेम्परेचर लगातार नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और अपने सबसे लोएस्ट लेवल -70 डिग्री सेल्सियस तक से भी नीचे गिर जाएगा। जिसके बाद जो है बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा बर्फ की वजह से। और वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो जो है जब उसको जो है इतने सारे डब्बों के साथ देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि भाई इतने सारे डब्बों के साथ कर क्या रहा है आखिर में। और इसी वजह से मुझे जो है बहुत सारा खाना जो है स्टॉक अप करना पड़ेगा और वो ये भी कहता है कि मुझे जो है इसे पूरी तरीके से कवर भी रखना पड़ेगा और सील भी रखना पड़ेगा ताकि जो है मेरे नेबर्स के नजर में ना आए कि मैं जो है बहुत सारा खाना रख रखा है अपने पास। और बाकी का जो बचा हुआ सेंसिटिव सामान है उसे मुझे रात को खुद मेरे अपार्टमेंट में लाना होगा जब कोई ना देख रहा हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हांगफिंग के कमरे में बहुत सारे सामान पड़ा होता है, डब्बे पड़े होते हैं और मेडिकल किट पड़ी होती है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है अगले सीन में कि वो काफी सारा फ्यूल खरीद रहा है और वो कहता है कि तूफान आने वाला, वो बहुत ज्यादा भयंकर
भयंकर होने वाला है, वो पावर ग्रिड को उड़ा देगा जिसकी वजह से लाइट चली जाएगी। जिसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर जो है मेरे पास इतना फ्यूल है कि मेरा जनरेटर जो है सालों साल चल सकता है। जिसके बाद वो कहता है कि जब एपोकलिप्स आएगा जो हीटिंग सिस्टम है वो बिल्कुल ही खराब हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो कहता है कि मुझे मेरे अपार्टमेंट का खुद का एक हीटिंग सिस्टम चाहिए और लगे हाथ में अपने अपार्टमेंट के दरवाजे को भी मजबूत करवा लूंगा। और हाँ, मुझे मेरे सप्लाईज के लिए एक डेडिकेटेड रूम भी चाहिए। और वो लास्ट में कहता है कि जब तक मैंने मेरी तैयारी करी तब तक जो है 14 जून ऑलरेडी हो चुकी थी और वो अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। जिसके बाद वो कहता है कि अगले दिन वो तूफान आएगा जब टेम्परेचर लगातार नीचे गिरेगा। जिसके बाद हमें जो है हांगफिंग की डायरी दिखाई जाती है जिसमें वो कुछ लिख रहा होता है। उस डायरी में जो है उसने फूड, क्लोथ्स और फ्यूल के ऊपर टिक लगा देता है। जिसके बाद उसके बारी आती है एबिलिटी की, जिसको बाद जो है वो अपनी एबिलिटी को स्टडी करेगा। जिसके बाद वो कहता है कि अगली बारी मेन इवेंट की है जहां पर उसे अपनी पावर समझनी है। जिसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि उसने खाने के लिए कुछ पकाया और वो सोच रहा होता है अपने दिमाग में कि भैया आने वाले एपोकलिप्स में सर्वाइव करने के लिए जो है सिर्फ सप्लाईज के ऊपर रिलाई करना वो एक बेवकूफ़ी होगी। वो जानता है कि भैया एपोकलिप्स लंबा चलने वाला है और इसको नहीं पता कि भैया उसकी सप्लाई उतने समय तक टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी। और इसके बाद ये सोच रहा होता है कि भैया जो इसकी पावर है प्लांट्स को मैनिपुलेट करने की, यही इसकी एक आखिरी उम्मीद है जो कि इसको लंबा जीने में मदद करेगी। और ये सोचते हुए जो है वो अपनी चेयर पे बैठा होता है, उसके सामने खाना पड़ा होता है टेबल पे। जिसके बाद वो अपनी टेबल के खाने को देख कर वो कहता है कि ये वही सोयाबीन है जिसको जो है उसने अपनी एबिलिटीज की मदद से उगाया है, मगर उसने जो है मुंह चढ़ा रखा होता है। उसे नहीं पता होता कि भाई कहीं ये पॉइजनस वगैरह तो नहीं या फिर खाने में टेस्ट अच्छा तो नहीं, इस वजह से वो डरा हुआ होता है। मगर फिर जो है वो सोच रहा होता है कि भैया ये बहुत ज्यादा रैंडम था, उसको नहीं पता चला कि भैया उसकी पावर को क्या चीज ट्रिगर करती है। जिसके बाद वो दिखाया जाता है कि वो घबराया हुआ है और अपने खाने को खा रहा है और वो कह रहा होता है कि भैया अब ये टाइम है खाने को टेस्ट करने का और मुझे ये पूरी चीज कंफर्म करनी होगी कि ये चीज जो है मेरी पावर के साथ मिलकर उगाने के बाद बिल्कुल खाने लायक है और मैं इसे अपने सप्लाईज में ऐड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले सीन में कि भैया जो उसकी प्लेट पूरी भरी हुई थी वो अब आधी हो जाती है और वो कहता है कि हाँ, जैसे कि मैंने सोचा था कि इसे मैं ऐड कर सकता हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि एटलीस्ट ये तो प्रूव हो गया कि मेरी जो एबिलिटी है वो खाना कहीं ना कहीं बना सकती है। जिसके बाद वो सोचता है कि भैया अगला स्टेप ये है कि मेरे को ये समझना है कि मेरी पावर कैसे काम करती है। जिसके बाद वो अपने मन में सोचते हुए अपने फ्रिज की तरफ बढ़ रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अभी तक जो है मैंने इसको जो है पहली बार सोयाबीन के ऊपर ही टेस्ट किया था। जिसके बाद वो कहता है कि अभी ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर मुझे टेस्ट करना है कि क्या ये उनके ऊपर भी काम करता है। जिसके बाद अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि बिल्डिंग का सीन जहाँ पर सुबह हो रही होती है और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाम हो चुकी है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी जो है वो धीरे धीरे करके आंख खोल रहा होता है और वो कहता है कि क्या हुआ था। और जिसके बाद वो देखता है अपनी आंख खोलकर, जिसके अंदर जो है उसके हाथ में होता है एक ब्रोकली का पीस, जिसको देखकर वो बोलता है क्या क्या मैं बेहोश हो गया था। जिसके बाद कहता है कि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मैं एमसी का जो है पूरा किचन दिखाया जाता है जिसके अंदर जो है कई सारी सब्जियां पड़ी होती है और कुछ काले तरीके के पत्थर से पड़े होते हैं। जिसके बाद वो जो है उठता हुआ कहता है कि लगता है ये जो मेरी पावर है ये मेरे दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर डालती है। जिसके बाद वो जो है वापस खड़ा होकर बैठ जाता है अपनी चेयर पे जाकर और अपने टेबल पे बचा हुआ खाना खाना शुरू कर देता है और उसे खाता हुआ कहता है कि आखिर में मैंने जो है कुछ तो सीखा कि मेरी एबिलिटीज के आखिर में कैसे काम करती है। जिसके बाद वो खाना खाते खाते यही सोच रहा होता है कि उसके बेहोश होने से पहले उसने जो है अपनी ताकत का, ग्रीन लाइट का कई सारी चीजों पे इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से कुछ चीजों ने तो रिएक्ट ही नहीं किया उसकी पावर के साथ और कुछ चीजें जो कि सीड्स में थे वो ग्रो हो गए अपने पौधे के अंदर। जिसके बाद वो कहता है कि कुछ चीजों में तो सीधा ब्लास्ट ही हो गया और ब्लास्ट होने के बाद वो काले से रंग के पत्थर में बदल गई। जिसके बाद वो जो है उस काले पत्थर को अपने हाथ में उठा के देखता है और वो कहता है ये कोयले जैसे दिख रहा है मगर कोयले से बहुत ज्यादा हल्का है। जिसके बाद वो उसे जलाकर भी देखता है। वो कहता है कि ये तो वाह, इसे कोयले की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे देखने के बाद वो कहता है कि अब तो सर्दी में गर्म रहने की कोई टेंशन ही नहीं। और उसके बाद जो है उसने अपनी ग्रीन लाइट का कई सारी चीजों पे इस्तेमाल किया मगर कुछ भी काम नहीं किया। जिसके बाद वो कहता है कि शायद मुझे जो है अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, इससे जो हो सकता है कि मेरी पावर भी कंट्रोल कर सकता हूँ मैं। लगता है भाई ने डीमन स्लेयर भी देख रखा है। मगर इसके बाद जो है वो अपनी सांसों को कंट्रोल करता है और वो जो है एक बड़ी सारी ब्रोकली बना लेता है अपने हाथ में और जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मगर अगले ही सेकंड में वो जो है बेहोश भी हो जाता है वहीं पे। और इन सारी चीजों को देखने के बाद वो कहता है कि इन सारी चीजों में कामयाबी का जो रेट है वो बहुत ज्यादा रैंडम है, कि यानी कि कभी बहुत ज्यादा भी हो सकता है और बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है और कभी कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद वो जो है एक ब्रोकली को अपने हाथ में उठाते हुए सोच रहा होता है कि भैया उसको जो है अपनी पावर का पैटर्न समझ में नहीं आ रहा कि भैया आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है कि भैया कोई सारी चीजें जो है ब्लास्ट हो रही है और कुछ चीजों पे काम नहीं कर रहा और कुछ चीजें बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही है। इसके बाद वो यही सोच रहा होता है कि उसकी पावर का काम करने का कोई ना कोई तो तरीका है। जिसके बाद वो जो है उस ब्रोकली को टेबल पे रख देता है और टेबल पे रखने के बाद वो यही सोच रहा होता है कि आखिर में मुझे कुछ चीजें तो समझ में आ रही है कि कैसे आखिर में मैं जो है अपनी पावर को वापस एक्टिवेट कर सकता हूँ और बंद कर सकता हूँ। जिसके बाद वो ये कहता है कि उसकी पावर को एक्टिवेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कॉन्शियसनेस। जिसके
बाद वो ये कहता है कि अपने आप को जो है नेचर के अंदर महसूस करो। जिसके बाद जो हमें दिखाया जाता है कि वो एक जंगल में खड़ा और नंगा है भाई, उसके चारों तरफ जानवर घूम रहे हैं अलग अलग तरीके के। जिसके बाद वो कहता है कि अपने दिमाग को और अपने शरीर को दोनों को जो है नेचर के साथ मिला दो। और यही दिखाकर हमें दिखाया जाता है कि एक हिरन ने जो है उसका प्राइवेट पार्ट कवर कर रखा है। और अगले ही सेकंड जैसे वो अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि उसने जो है अपनी ग्रीन लाइट को पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लिया। और जिसके बाद वो कहता है कि मेरी ग्रीन लाइट अब मेरी कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो चुकी है। जिसके बाद अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसके टेबल पे है कई तरीके के मीट पड़े होते हैं और फिश भी पड़ी होती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि अभी तक जो है उसने अपनी पावर को जो है प्लांट्स और कई सारी की सब्जियों पे ट्राई किया था, मगर अब वो जो है अपनी पावर को जो है मीट वगैरह पे भी ट्राई करने वाला है। जिसके बाद वो जो है अपनी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल एक मीट के टुकड़े पे करना शुरू कर देता है और वो कई देर तक करता रहता है, मगर उस पर कुछ असर नहीं होता। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे ये मत बताना कि मेरी जो पावर है वो सिर्फ प्लांट्स पे ही काम करती है। जिसके बाद वो जो है उस मीट के टुकड़े को उठाकर और भी ज्यादा फोकस करना शुरू कर देता है अपनी ग्रीन एनर्जी पे, मगर कुछ भी काम नहीं आता। और वो कहता है कि कम ऑन, मेरा मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा इस पे। जिसके बाद वो जो है इस चीज को कई देर तक करता रहता है, मगर कुछ भी असर नहीं होता। जिसके बाद वो बोर होकर कहता है कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा। जिसके बाद वो कहता है कि उसने जब मेडिटेट करना शुरू किया था तब जो है उसको दो तरीके की कलर वाली पावर दिखाई दी थी। जिसके बाद वो ये कहता है कि उसने जो है ग्रीन लाइट का तो इस्तेमाल किया था, मगर रेड वाली का एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। जिसके बाद वो वापस कॉन्सेंट्रेट करता है और वो कहता है कि दिखाओ मुझे रेड लाइट, तुम क्या कर सकते हो। जिसके कुछ सेकंड बाद जो है उसकी रेड लाइट वाली पावर जो है वो भी एक्टिवेट हो जाती है और वो जो है अपनी रेड लाइट की पावर का इस्तेमाल जो है उस मीट के टुकड़े पे करना शुरू कर देता है। और वो कहता है कि मेरी रेड लाइट पावर अब काम करनी शुरू हो चुकी है। जिसके बाद जो है उसकी रेड लाइट की पावर जो है उसे पूरी तरीके से कवर कर लेती है उस मीट के टुकड़े को, मगर अचानक से जो है उसे डिस्कस्टिंग वाली चीज में पहना देती है। जिसके बाद हमारा एमसी उसे फेंकते हुए कहता है कि डिस्कस्टिंग, बेकार, गंदा है। जिसके बाद वो जो है उस फेंके हुए मीट के टुकड़े के पास जाकर उसे अपनी उंगली से दबा कर देखता है कि वो कहता है कि मेरी रेड लाइट ने इसके साथ रिएक्ट किया। जिसके बाद वो जो है उसके पास बैठकर उसे अपने हाथ में उठाता है और कहता है कि मीट के टुकड़ों को पकाया है या फिर कुछ वैसा ही। जिसके बाद वो यही सोच रहा होता है कि क्या उसकी रेड लाइट जो है सारी चीजों को ज्यादा गर्म करती है। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी जो रेड लाइट है वो और भी ज्यादा कुछ कर सकती है। जिसके बाद वो जो है उस मीट के टुकड़े को अपने हाथ में उठाता है और वो कहता है कि ये ऐसा लगता है जैसे डिसइंटीग्रेटेड हो चुका हो। वो इस चीज के बारे में सोच ही रहा होता है, मगर अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है नो वे। इस चीज के बाद जो है वो अपने ग्रीन लाइट वाले हाथ में जो है सोयाबीन उठा लेता है और दूसरे हाथ में जिस हाथ में जो है रेड लाइट होती है उस हाथ में जो है उसी मीट के टुकड़े को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो यही सोच रहा होता है, अगर उसकी जो ग्रीन लाइट है वो किसी भी चीज को इवॉल्व करती है और दूसरी लाइट जो कि रेड लाइट है वो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करती है, क्या हो अगर वो दोनों को मिला दे। और ये कहते हुए वो जो है ये चीज कर देता है। जिसके बाद जो है वो अपने ग्रीन लाइट और रेड लाइट वाली चीजों को मिला देता है आपस में, जिसकी वजह से येलो लाइट बनती है। और येलो लाइट की वजह से एक ऐसा कमाल होता है जिसे देखकर हमारा एमसी भी शौक में पड़ जाता है और वो देखता है कि वो मीट का टुकड़ा जिसे जो है अभी तक वो एक हाथ में उठा पा रहा था वो जो है बहुत ज्यादा साइज में बड़ा हो चुका है। वो अपने ओरिजिनल साइज से 10 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है। जिसके बाद उसे अगले ही सेकंड रियलाइज होता है कि उसके हाथ में जो सोयाबीन थी वो अचानक से गायब हो चुकी है। जिसे देखने के बाद वो खुद ही कहता है कि भैया जो मेरे हाथ में सोयाबीन थी वो कहाँ गई। मगर जिसके बाद वो कहता है कि नो वे, ये दोनों क्या मर्ज हो चुके हैं आपस में। जिसके बाद वो जो है इस बड़े से मीट के स्लाइस को देखने के बाद वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा जबरदस्त चीज है, ये दिख उसके जैसा रहा है, स्मेल भी वैसा ही कर रहा है और फील भी वैसा ही हो रहा है, मगर पता नहीं कैसे ये बहुत ज्यादा ताजा है। और ये चीज देखकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसकी नाक से धुआं निकलता है और वो कहता है एक और बार। मगर अगले ही सेकंड जैसे ही वो दोबारा कोशिश करता है वो देखता है कि वो सारा जो मीट उसने इस्तेमाल किया था वो तो या तो फिर काले पत्थर में बदल जाता है या फिर एक काले तरीके के लिक्विड में बदल जाता है। जिसे देखने के बाद वो कहता है कि क्यों, आखिर क्यों ये सारी चीजें बार बार फेल हो रही है अब। जिसके बाद वो जो है परेशान होकर जमीन पे वापस बैठ जाता है और अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि भूल जाओ, मैं जो है इसके बारे में बाद में जानने की कोशिश करूंगा। मगर अगले ही सेकंड वो खुश हो जाता है क्योंकि वो कहता है कि आज का दिन बिल्कुल ही बेकार नहीं गया। वो कहता है कि आज मैंने कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस की है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसने पीछे व्हीट और ब्रोकली और मीट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था जो कि सक्सेसफुल रहा था। मगर अगले ही सेकंड उसके चेहरे पे एक शैतानी हंसी होती है और उसके दिमाग में चल रहा होता है अगर मैं जो है अपनी इस पावर को पूरी तरीके से मास्टर कर लूँ तो मैं जो है एपोकलिप्स के अंदर बिल्कुल पिनिकल पे खड़ा हूंगा, बिल्कुल टॉप पे, मुझे कोई टच नहीं कर पाएगा। और ये कहते हुए हमें जो है हमारा एमसी सुपरमैन की ड्रेस में दिखाया जाता है। बॉडी सुपरमैन की है मगर चेहरा हमारे एमसी का, और नीचे देख के वो भी खुश हो रहा होता है कि भैया हाँ ऐसा ही होगा। और अगले ही सेकंड वो फिर से परेशान हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि भैया उसके पास खाना तो है मगर उसके पास जो है खुद के बचाव के लिए कोई हथियार नहीं है। जिसके बाद वो खुद ही कहता है वेट अ सेकंड, मेरे पास खाना तो भले ही है मगर मेरे पास खुद के बचाव के लिए कोई हथियार नहीं है। जिसके बाद वो याद करता है कि उसको गन चाहिए। जिसके बाद अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी ने जितना भी सामान खिंडा रखा था
था उस सारों को इकट्ठा करके एक बॉक्स में डालना शुरू कर देता है और वो कहता है कि उसे जल्दी करनी होगी और फिर जाकर जो है एक जल्दी से वेपन लेना होगा टेम्परेचर नीचे गिरने से पहले, क्योंकि एपोकलिप्स स्टार्ट होते ही अगर तुम्हारे पास खाना है और लोग भूखे मर रहे हैं और जैसे ही उनको पता चलेगा कि तुम्हारे पास खाना है तुम उनका पहला शिकार बन जाओगे। तो इस वजह से जो है उसको खुद के बचाव के लिए एक वेपन की जरूरत है। खैर वापस स्टोरी पे आते हैं जहाँ पर वो अगले ही सेकंड बाहर देखता है खिड़की से तो उसे दिखाई देता है कि बर्फ पड़नी शुरू हो चुकी है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी जो है बर्फ को पड़ते हुए देखते हुए कह रहा होता है कि ये आ गया है, ये फाइनली अब शुरू हो चुका है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हांगफेंग जो है अपने घर से बाहर निकला होता है, चारों तरफ बर्फ पड़ रही होती है और उसने ठंड के कपड़े पहन रखे होते हैं। वो कह रहा होता है कि भैया एक हफ्ते के अंदर जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री से भी नीचे गिर जाएगा, मगर उसे जो है पहले ही जल्दी से जल्द जो है एक गन लेनी ही होगी। और साथ में वो ये भी कह रहा होता है कि गन खरीदना एक इलीगल काम है और उसके पास कोई कनेक्शंस भी नहीं है। जिसके बाद अगले ही सेकंड जो है हांगफेंग को एक आवाज आती है, वो पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है कि कोई किसी से बात कर रहा होता है और वो उससे कह रहा होता है कि ओए तू सुन, मेरे पास जो है मिलियंस के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं जिन पे मैं सवारी करता हूँ। जिसके बाद हमें जो है एक खराब ड्रेसिंग सेंस वाला इंसान दिखाया जाता है जिसने जो है रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे होते हैं और वो दूसरे इंसान से कह रहा होता है, वो उस इंसान से कह रहा होता है कि क्या तू लियो वोंग को जानता है, वो जो है एक्साई गैंग का लीडर है और प्रैक्टिकली वो मेरा भाई है। मगर पीछे से हमें जो है हांगफेंग की आवाज आती है, वो कह रहा होता है कि मैंने जो है इस इंसान को यहीं कहीं देखा है। जिसके बाद हमें जो है उस इंसान का क्लोजअप लुक दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि उसके गले में कई सारी सोने की चैनें होती है और वो कह रहा होता है कि तुझे स्मोकिंग करनी है। वो उसे जो है स्मोकिंग करने के लिए सिगरेट आगे बढ़ाता है और वो कहता है ये सिगरेट भी मेरे भाई ने दी है मुझे। मगर पीछे से हांगफेंग की आवाज हमें सुनाई दे रही होती है, वो कह रहा होता है अपने मन में कि यही तड़कता भड़कता फैशन, हम जो है यहाँ पर इसे एक नाम से बुलाते हैं। इसके बाद वो इंसान जो है अपनी सिगरेट की डब्बी को निकाल कर उस दूसरे इंसान के सामने कर देता है और कहता है कि शर्मा मत, एक ले ले, तू अपना भाई है। जिसके बाद वो कहता है कि चल अपने भाई को अपना चेहरा दिखा। जिसके बाद हमें जो है पीछे से हांगफेंग के मन की आवाज आती है और वो कह रहा होता है कि हम जो है इसे यहाँ पर होमलेस जो बुलाते हैं। होमलेस जो का फिर जो है हमें असली नाम बताया जाता है, इसका असली नाम होता है ली और सब लोग जो है इसे ब्रदर ली भी बुलाते हैं। ये जो है हमारे एमसी यानी कि हांगफेंग के जो है सेम नेबरहुड में ही रहता है और ये हमेशा एक ही बात रिपीट करता रहता है कि भैया इसके पास बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं और ये सबको जानता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई इंसान जो है इसे सिगरेट ऑफर कर रहा होता है मगर ये उसे मना कर देता है और इससे कहता है कि भैया मैं एक स्पेसिफिक ब्रांड की ही सिगरेट पीता हूँ, बाकी ब्रांड की जो सिगरेट है उन्हें पीने से मुझे खांसी होती है। जिसके बाद वो इंसान पूछता है उससे ली से कि भैया आजकल क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो कहता है कम ऑन, तुम जानते हो मैं अपने बड़े भाई की जो है प्रोजेक्ट्स में मदद कर रहा हूँ और वो जो है मुझे अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए वो जो है मुझे सोना लेके जाएगा। जिसके बाद हमें पीछे से हांगफेंग की आवाज आती है और हांगफेंग हमें बता रहा होता है कि भैया ये कोई नौकरी वगैरह नहीं करता मगर ये दुनिया को ऐसे दिखाता है कि यही सबसे ज्यादा बिजी इंसान है। इस पर हमें जो है ये पार्क में टहलता हुआ दिखाया जाता है जहाँ पर ये अपने फोन पे बात कर रहा होता है जोर जोर से कि ब्रदर मैंने जो है तुम्हारी वो 20 मिलियन वाली डील है वो डन कर दी है, अब तुम्हें क्या मदद चाहिए मेरी। वो अच्छा 10 मिलियन वाली पे, अच्छा मैं आ रहा हूँ उसके लिए भी आ रहा हूँ। अभी तक तुम सभी लोग समझ गए होंगे कि भैया ये एक बहुत बड़ा फैको इंसान है, ये बहुत बड़ी बड़ी फेंकता है। मगर खैर अब स्टोरी पे वापस आ जाते हैं। मगर हांगफेंग जो है इसे देख कर जो है यही सोच रहा होता है कि भाई इसके पास कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होंगे जिसकी वजह से मुझे वो हथियार मिल जाए जो मुझे चाहिए। जिसके बाद हांगफेंग जो है ली को आवाज मारते हुए कहता है कि ब्रदर ली बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। जिस पर ली जो है हांगफेंग से बोलता है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। जिस पर हांगफेंग जो है उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं हांगफेंग हूँ, हम बहुत पहले मिले थे, क्या तुम मेरे बारे में भूल गए हो। जिस पे ली जो है हांगफेंग को बड़ी कंफ्यूज होकर देखता है और वो कहता है कि आजकल मैं जो है बहुत ज्यादा काम के बोझ के तले दबा हुआ था, इसलिए जो है मेरी बैड मेमोरी के लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते कि मुझे तुम याद नहीं हो। मगर फिर भी वो उससे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जिस पर हांगफेंग जो है पहले तो चारों तरफ देखता है और फिर जो है उसके कान के पास आके उसके कान में कहता है कि भैया ये कुछ ऐसे है। मगर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हांगफेंग की बात सुनकर जो ली है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्या क्या तुझे क्या चाहिए और तुझे वो क्यों चाहिए। और ये बात सुनकर हांगफेंग जो है अपने मन में बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस कर रहा होता है, उसके चेहरे पे ही दिख रहा होता है। जिसके बाद ली जो है अपना पर्स को हांगफेंग के चेहरे की तरफ करते हुए कहता है कि देख मैं तुझे एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा और वो ये कहता है कि भैया देख हम कोई भी इलीगल काम नहीं करते और गन बहुत ज्यादा सीरियस बिजनेस में आता है। जिसके बाद वो कहता है कि हाँ मेरे पास कनेक्शंस हैं, मैं तुझे बंदूक दिलवा सकता हूँ मगर मैं तुझे किसी भी खतरनाक काम में इन्वॉल्व होने नहीं दे सकता। जिसके बाद हांगफेंग जो है ली के पर्स को अपने चेहरे से थोड़ा सा दूर करते हुए कहता है कि देख भाई तू गलत समझ रहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ये एक्चुअली में मैं जो है सेल्फ डिफेंस के लिए ले रहा हूँ। जिसके बाद हांगफेंग जो अपने मन में बनाई हुई झूठी कहानी जो है ली को बताना शुरू कर देता है। वो बताता है कि कैसे वो एक दिन अपनी साइकिल से काम पर जा रहा था, उसके आगे जो है एक साइकिल पर दूसरा इंसान चल रहा था जो कि उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा था उम्र में। वो जो है चारों तरफ थूकता हुआ चल रहा था मगर अचानक से उसने मेरे चेहरे पे ही थूक दिया। जिसके बाद जब मैंने उससे कन्फ्रंट करा तब उसने मेरे चेहरे पे दोबारा थूक दिया। जिसके बाद हम दोनों की लड़ाई हुई और मैंने जो है उसे अच्छे से धो दिया।
जिसके बाद वो कहता कि भैया वो वहां से जाते समय भी मुझसे कह रहा था कि तू नहीं बचेगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। मैंने उसकी धमकियों को इग्नोर किया और मैं वहां से चला गया। जिसके बाद अगले ही दिन जब मैं दोबारा से काम पर जा रहा था, तब वो जो है अपने साथ कई सारे लोगों को लेके आया। उन्होंने जो है मुझे बहुत ज्यादा कूटा, मारा बहुत बुरी तरीके से। जिसके बाद उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि अगर वो मुझे दोबारा देखेंगे तो दोबारा बहुत बुरी तरीके से पीटेंगे। जिसके बाद वो कहता है कि भैया मैंने मेरी लाइफ में इतनी ज्यादा बेइज्जती कभी महसूस नहीं करी और इस वजह से मुझे जो है एक वेपन चाहिए। जिसके बाद वो कहता है कि लॉन्ग स्टोरी जो है शॉर्ट में यही है सब कुछ। जिसके बाद हमें जो है ली का रिएक्शन दिखाया जाता है, जो कि अपने जमीन पे हाथ रख के जोर से चिल्ला रहा होता है कि भाई थूकना सब पे, ये कितना गंदा है भाई, कौन पागल इंसान था वो। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि भैया उसका तो पूरा अनसिविलाइज बिहेवियर है। जिसके बाद हांगफिंग का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि इस चीज को सुनने के बाद वो कहता है कि भाई इसने पूरा पॉइंट ही मिस कर दिया कि भाई मैं क्या कह रहा था। जिसके बाद ली जो है हांगफिंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि भाई तुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे बंदूक दिलवाऊंगा, टेंशन मत ले, मुझे बस एक बार मेरे भाई से बात करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो कहता है कि चल करते हैं इस चीज को। जिसके बाद हांगफिंग उससे कहता है कि थैंक यू ब्रो। जिसके बाद ली जो है हांगफिंग से कहता है चल बस पकड़ते हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी तो सर्विस के लिए गई हुई है, अगर वो सर्विस के लिए ना जाती तो मैं तुझे जो है उसमें बिठा के ले चलता। जिसके बाद हांगफिंग कहता है उससे कि उसके बारे में तू टेंशन ना ले, मेरे पास मेरी खुद की गाड़ी है, चल उसमें चलते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों हथियार लेने के लिए निकल चुके हैं उसकी गाड़ी में। जिसके बाद हांगफिंग से जो है ली बोलता है कि भाई तू जो है बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, वैसे गाड़ी कितने की है। जिसपे हांगफिंग जवाब देता है कि अराउंड 7 लाख की। जिसपे जो है ली बोलता है कि भाई नॉट बैड नॉट बैड, तुझे बहुत अच्छी डील में मिली है ये गाड़ी यानी कि। और जिसके बाद जो है हमें ली का सीन दिखाया जाता है, जो कि उसकी गाड़ी में बैठकर अपनी फोटो खींच रहा होता है। और फोटो के नीचे क्या लिखता है भाई, वो लिखता है कि मेरी न्यू एसयूवी, जिसके अंदर बैठना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। जिसके बाद ली जो है हांगफिंग से बोलता है कि अगले इंटरसेक्शन से लेफ्ट मोड़ना है। जिसके बाद हमें जो है एक बिल्डिंग का बाहर का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाहर जो है 2 लोग लकड़ियां जलाकर हाथ सेक रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि कैसे मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। जहाँ पर दूसरा इंसान उससे बोलता है कि कैसे जो है समर के टाइम पर बर्फ पड़ रही है, वो भी एक रात में ही, कैसे इतना ज्यादा मौसम बदल गया। मगर इतने में जो है उनके पास एक तीसरा इंसान और आ जाता है और वो खड़ा होकर वहां पर कहता है कि कोई आया है शायद। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हांगफिंग और ली जो है वहां पर पहुंच चुके हैं और वो दोनों खड़े होते हैं बाहर गाड़ी के। जिसके बाद वो जो है एक मोटा इंसान आके कहता है कि क्या, अरे ये तो अपना ली है। इसके बाद दूसरा इंसान उससे बोलता है कि तुझे अब यहाँ क्या खींच लाया। जिसपे ली जो है उन्हें जवाब देता है कि बस अभी मुझे जो है बॉस से मिलना है, मेरे पास एक काम है जो कि मुझे जल्दी से जल्दी हैंडल करना है। जिसके बाद वो उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम सभी लोग स्मोकिंग करना चाहते हो। फिर जो है एक और इंसान जो है ली के पीछे खड़ी हुई गाड़ी को देखकर बोलता है और भाई साहब ये तो बिल्कुल नई टाइगर एसयूवी है। जिसपे वो ली से पूछता है कि क्या तूने खरीदी है और ये कितने की पड़ी तुझे। जिसपे ली जो है उन्हें जवाब देते हुए बोलता है कि भाई तुम सभी लोग तो जानते हो मेरे लिए ज्यादा नहीं है, 7 लाख की पड़ी है, ले दे के सब कुछ। जिसके बाद जो है हांगफिंग उसे देखकर जो है अपने मन में सोच ही रहा होता है कि भाई कार ओनर सामने खड़ा है और उसके सामने ये खुद कह रहा है कि ये उसकी कार है खुद की, बंदा बहुत ज्यादा बोल्ड है। और इसके बाद जो है हमें सीधा दिखाया जाता है बॉस का सीन, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जो है बॉस से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं और वो बॉस वहां पर पहुंचता है और उससे कहता है बड़े मुंह वाले ली, तू जो है इतनी लेट रात को जो है यहाँ पे क्या कर रहा है। जिसके बाद वो जो बॉस है जो है सोफे पे जाके बैठ जाता है। जिसके बाद ली जो है उसको भी सिगरेट ऑफर करता है। और मैं इस बंदे की एक बात कहना चाहूंगा, भाई तू इंडिया में होता और तू अभी तक सिगरेट ऑफर कर रहा होता सबको, तो भाई तू कंगाल हो जाता, तेरे पास बचा कुचा पैसा भी खत्म हो जाता। जिसके बाद लियो जो बॉस है वो कहता है कि भाई बकवास बंद कर और काम की बात बता। जिसके बाद ली जो है सीधा मुद्दे पे आता है और वो जो है हांगफिंग की तरफ हाथ करते हुए कहता है कि ये मेरा छोटा भाई है और इसे जो है कुछ खरीदना है आपसे, और ये कहता है कि भैया उसे गन चाहिए। जिसके बाद बॉस भी हांगफिंग को देखकर कहता है कि गन चाहिए। जिसके बाद वो जो है हांगफिंग को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और हांगफिंग की फट जाती है भाई। जिसके बाद जो है वो बॉस जो है वो जो को देखते हुए कहता है कि तू बस इस छोटी सी बात के लिए आया कि एक तुझे गन चाहिए। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे लगा कि तू जो है मेरे लिए कुछ इंटरेस्टिंग लेके आया होगा। जिसके बाद वो बॉस जो है अपने एक आदमी को बोलता है बंदूक। जिसके बाद वो जो है एक बंदूक अपनी जैकेट में से निकाल कर टेबल पे रख देता है और वो बॉस बोलता है कि 6000। जिसके बाद हांगफिंग उस चीज को देखने के बाद वो जो है बॉस लियो से कहता है कि बॉस लियो मुझे जो है थोड़ा सा कुछ बड़ा चाहिए जिसके अंदर स्कोप हो, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। हांगफिंग की ये बात सुनने के बाद जो है बॉस उसे दोबारा से देखता है और कहता है बच्चे, मगर एकदम से उसको आइडिया हिट होता है कि भैया ये क्या मांग रहा है। जिसके बाद वो जो है उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तू धूम चुत्तड़ इंसान, तू एक स्नाइपर राइफल मांग रहा है मुझसे। वो जो है हांगफिंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तूने जो है इस जगह को क्या समझ रखा है, ये शॉपिंग मॉल नहीं है, जो तू मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हमारा जो है वो बॉस को शांत कराते हुए कहता है कि बॉस इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। जिसके बाद वो जो है वो बताता है कि भैया ये सब कुछ 5 साल पहले शुरू हुआ। जिसके बाद वो जो है बॉस को अपनी बनाई हुई झूठी कहानी बता देता है। अब उसने क्या झूठ बोला है मैं तुम्हें जो है थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। उसने ये बोला कि भैया इसके 3 बच्चे थे, इसकी एक बीवी थी जिसने जो है किसी और से प्यार करती थी, वो उसके साथ चलेगी इसे डिवोर्स देके और वो बच्चे भी लेगी। बाद में इसको पता चला कि भाई वो बच्चे भी इसके नहीं है, जिसकी वजह से इसको जो है मेंटेनेंस पे करना पड़ रहा है उनको,
तो यार ये सब कुछ कहानी है और ये चीज सारी चीजें झूठ बोली है अपने जो ने। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है बॉस का चेहरा जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो गुस्से में जो है टेबल पे दोनों अपने हाथ पटकते हुए कहता है कि ये बिल्कुल गंदा है, बहुत ज्यादा गंदा है, ये बहुत घटिया बात है। जिसके बाद वो कहता है वो 3 बच्चे, वो तीनों बच्चों में से एक भी इसका नहीं है और ये बात मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही है। जिसके बाद हमें जो हांग फेंग का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा मतलब हैरान होता है। वो कहता है कि जो ब्रदरली ने जो स्टोरी बताई है वो बहुत ज्यादा बेकार है मेरे हिसाब से भी। जिसके बाद जो बॉस लियो होता है वो हांग फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि भाई तुझे स्नाइपर राइफल चाहिए, तुझे स्नाइपर राइफल मिलेगी, मैं तुझे दिलाऊंगा, मगर इसमें थोड़ा सा दिन लगेंगे। जिसके ऊपर जो है हांग फेंग उससे कहता है कि भाई थैंक यू बिग ब्रदर लियो। जिसके बाद जो बॉस लियो होता है वो अपने बंदे को कहता है कि एक स्नाइपर राइफल अरेंज करा और कोशिश करना कि वो जो है पूरी तरीके से सेमी ऑटोमेटिक हो और फुल्ली लोडेड हो एमओ से। जिसपे वो इंसान यस बॉस कहता है और पीछे से हमें जो है ली दिखाया जाता है जो कि जो है हांग फेंग को देख के कह रहा होता है कि भैया देख मैंने तेरे को कहा था ना कि ये कुछ मिनटों का काम है। जिसके बाद बॉस लियो जो आता है वो टेबल से वो पिस्टल उठाता है और वो हांग फेंग को पकड़ाना शुरू कर देता है। जिसपे हांग फेंग कहता है मगर क्यों। जिसके बाद वो जो है बॉस वो कहता है कि भैया ये जो है एक गिफ्ट की तरह रख ले तू अपने पास। हांग फेंग उनकी इतनी ज्यादा काइंडनेस देखने की वजह से वो जो है स्पीचलेस हो जाता है, मगर फिर भी वो जो है बॉस लियो को कहता है कि बॉस लियो मेरा दोस्त जो है एक गवर्नमेंट में काम करता है जिसने मुझे बताया था कि ये जो अब नॉर्मल वेदर चल रहा है इस समय जिसकी वजह से जितनी भी सप्लाईज है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाएगी। तो मैं आपको जो है एक एडवाइस दूंगा कि आप जितना भी हो सके उतना जो है स्टॉक अप कर लो। और ये बात सुनकर जो बॉस लियो होता है वो हांग फेंग की आंखों में बहुत सीरियसली तरीके से देखता है, मगर उसको दिखाई देता है कि हांग फेंग सच बोल रहा है। इस वजह से उसे कहता है कि हाँ मैं समझ गया, ठीक है। हमें दिखाया जाता है जिस बिल्डिंग में से वो दोनों निकले थे उसमें से आवाज आ रही होती है कि भैया पहले हम जाएंगे। जिसके बाद एक आवाज आती है कि भैया गेट लॉस्ट और वो जोर से चिल्ला रहा होता है कोई और वो कहता है कि मैं तुझे देखकर बहुत ज्यादा अनोय हो जाता हूँ हमेशा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हांग फेंग और ब्रदरली वहां से निकल जाते हैं और वो दोनों जा ही रहते हैं। जिसके बाद जो है ब्रदरली हांग फेंग से कहता है कि तूने देखा नहीं कि मैंने तेरे लिए कितनी आराम से उस बात को हैंडल किया, कितने खूबसूरत तरीके से अपने ब्रदर को मनाया। और उसने कहा था कि मेरे ब्रदर का मूड आज वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छा था, अगर मैं जो है उसको किसी और चीज के लिए भी पूछता तो वो शायद मुझे ना नहीं कहता। जिस पे हांग फेंग बोलता है कि थैंक यू ब्रदरली, मैं तेरे लिए जो है रास्ते में से कुछ सिगरेट्स खरीद दूंगा तेरे लिए। जिस पे ली जो है वो हांग फेंग को रिप्लाई करता है कि सिगरेट्स तो बेकार बात बंद कर, मैं लोगों की मदद इस वजह से करता हूँ क्योंकि मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, तू जानता है इस बात को। जिस पे ली ये भी कहता है कि देख अगर तू इंसिस्ट ही कर रहा है तो मैं एक स्पेसिफिक ब्रांड की सिगरेट पीता हूँ, बाकी ब्रांड की नहीं पीता क्योंकि उनसे मुझे खांसी होती है। और वो कहता है कि तुझे पागलपंती करने की जरूरत नहीं है, 7 या 8 डब्बे, भाई डब्बे मांग रहा है भाई, सिगरेट के डब्बे, बिल्कुल पूरे डब्बे के डब्बे जो आते हैं पेट। जिसके बाद वो जो है हांग फेंग की तरफ देखते हुए ये भी कहता है कि जैसे ही मुझे जो है मेरे प्रोजेक्ट के पैसे मिलेंगे मैं जो है तुझे सोना लेके जाऊंगा। मगर हांग फेंग जो है उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि सप्लाईज चेक, वेपन चेक। जिसके बाद वो कहता है कि मैं जो है एपोकलिप्स की स्टार्टिंग दिनों के लिए तैयार हूँ, मगर अभी बारी है मुझे जो है मेरी एबिलिटी को स्टडी करना होगा। जिसके बाद वो अपने मन में ये भी सोच रहा होता है कि अगर मैं जो है फूड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँ तो मेरे जो सर्वाइविंग चांसेस है वो स्काई रॉकेट कर जाएंगे। वो जो है इन चीजों के बारे में सोच ही रहा होता है, मगर अगले सेकंड उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा जमीन पे गिर जाता है बहुत बुरी तरीके से। जिसको देखकर जो है ब्रदर ली भी चौंक जाता है कि भाई इसको क्या हुआ। मगर अगले सेकंड जो है ब्रदर ली जो है उसके पास जाके पूछता है कि भाई तू ठीक तो है ना। जिसके बाद जो है हांग फेंग जो है दर्द में कर रहा था वो बोलता है कि मेरी टांग मेरी टांग। जिसके बाद हांग फेंग जो है ब्रदर ली को बताता है कि शायद उसकी टांग टूट चुकी है। जिसके बाद हांग फेंग जो है अपनी जेब में से गाड़ी की चाबी निकालता है और वो ली की तरफ करते हुए कहता है कि ब्रदर ली मुझे जो है जल्दी से हॉस्पिटल ले चल। मगर इस सिचुएशन को देखने के बाद ली पता है क्या बोलता है, ली बोलता है कि हाँ उसके बारे में मुझे तुझे बताना था कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकता। मगर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली कह रहा होता है कि भाई तू टेंशन ना ले, मैंने तेरे को पकड़ लिया, तू जो है अपनी बॉडी का वजन मुझ पे डाल दे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हांग फेंग जो होता है वो ली के बॉडी का सहारा लेके खड़ा होता है, वो भी एक टांग पे। और एक टांग का जो जूता होता है, जिस पैर में जो चोट लगी होती है उस पैर का जूता जो होता है वो ली ने अपने हाथ में पकड़ रखा होता है। और ली कह रहा होता है कि भाई बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी है। वो जो है हांग फेंग को भारी कह रहा होता है, मगर अगले ही सेकंड हांग फेंग को समझ आ जाता है कि भाई ये इससे ना होने वाला कुछ। तो वो कहता है कोई नहीं, हम टैक्सी बुलाते हैं भाई। जिसके बाद हमें जो अगले ही सीन में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक नर्स बैठी होती है और उसकी कोवर्कर जाते हुए उससे कहती है कि बाद में मिलेंगे जियोन। और जी हाँ, इसका प्रोनाउंसिएशन जियोन ही है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ कर देना, बाकी आगे चलकर हमें जो है इसे नर्स ही बुलाएंगे। जिसपे नर्स जो है उस वुमन से बोलती है कि रास्ते में ध्यान से जाना घर पे। जिसके बाद वो जो नर्स होती है वो खिड़की के बाहर देखती है और कहती है कि बर्फ ज्यादा तेज पड़ना शुरू हो गई है। जिसके बाद उसका अचानक से फोन बजता है और वो उसे फोन को उठाती है। जैसे ही वो फोन उठाती है उसे आवाज आती है कि हेड नर्स जल्दी से हॉल में पहुंचो, हमारे पास स्टाफ की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। जिस पर वो नर्स जो है वो यस कहकर कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ। मगर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी
जो कि हांगफेंग होता है वो डॉक्टर के सामने बैठा होता है और डॉक्टर के हाथ में उसका एक्सरा होता है और वो डॉक्टर को देख के बोल रहा होता है कि क्या मैंने सही में तुड़वा ली। जिसपे वो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे जो राइट पैर में जो है एक छोटा सा स्टेबल फ्रैक्चर है और वो कहता है कि तुम्हें जो है, मैं कहता हूँ कि तुम्हें जो है हॉस्पिटल में रहना होगा थोड़े समय के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक, और उसके बाद जो है तुम अपनी मेडिसिन लेके घर जा सकते हो। जिसपे हमें दिखाया जाता है कि हांगफेंग एक चेयर पे बैठा है, हॉस्पिटल में बैठकर इंतजार कर रहा है और वो सोच रहा होता है कि भी ये सब कुछ भी अभी होना था जब एपोकलिप्स आ गया था बिल्कुल सर पर। हांगफेंग के हाथ में उसकी टांग का एक्सरा होता है और उसे देखते हुए ये सारी चीजें सोच ही रहा होता है, मगर इतने में उसे जो है ली की आवाज आती है और ली उससे कहता है, हे ब्रो, मुझे जो है कहीं जाना पड़ेगा, मुझे जो है कुछ डील हैंडल करनी है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। जिसपे हांगफेंग जो है उसे थम्स अप दिखाते हुए कहता है कि भाई तू ध्यान से जाइयो। हांगफेंग जो है डिसपॉइंट होकर वहां पे बैठा ही होता है और वो चारों तरफ हॉस्पिटल की नजर घुमाता है और वो सोच रहा होता है कि भाई हॉस्पिटल में जो है अब अचानक से मौसम खराब होने की वजह से और तेज ब्लेजर्ड होने की वजह से जो है काफी ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग एकदम से भीड़ हो चुकी है हॉस्पिटल में। और वो कहता है कि बाहर के हालात तो इससे भी ज्यादा बिगड़े हुए हैं। हांगफेंग यही सोच रहा होता है कि भाई इतने सारे केओस में मुझे पता नहीं मुझे मेरी मेडिसिन कब मिलेगी, मगर ये सोच सोच उसकी अचानक से एक नजर पड़ती है एक खूबसूरत परी पे। अब मैं जो है तुम्हें कुछ पैनल नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक पैनल है, अगर तुम्हें देखना है सही में खूबसूरती की पैनल को तो तुम खुद जाके मानवा पढ़ सकते हो, मैं तुम्हें नाम बता दूंगा। हमें जो है हेड नर्स दिखाई जाती है जिसका नाम जीन होता है और वो जो है बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। वो जो है काफी सारे पेशेंट्स को एक साथ चेक कर रही होती है। वो कहती है कि हेड नर्स जीन आ चुकी है, जिसके बाद वो कहते हैं कि क्लीनिंग पूरी तरीके से हो चुकी है इस पेशेंट की, तो क्या तुम जो है दूसरे, वो अपनी दूसरे नर्स को कहती है कि क्या तुम इसका ध्यान रख सकती हो। जिसके बाद वो जो है दूसरे पेशेंट को अटेंड करने चली जाती है। जिसके बाद वो दूसरे पेशेंट को कहती है कि 10 मिनट बाद इस पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ा देना। ऐसे ही तीसरे पेशेंट को भी वो अटेंड करती है। हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नर्स है और जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से बिहेव करती है पेशेंट्स के साथ, जिसे देखकर हमारा एमसी भी पूरी तरीके से फ्लैट हो जाता है। वो कहता है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग हेड नर्स है और वो भी बहुत कम एज में, कमाल के स्किल्स और सभी पेशेंट से बहुत अच्छे से बात करने वाली नर्स। और इस समय तुम सभी लोग पैनल देख सकते हो, तुम सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भाई सबका ध्यान कहाँ है, हमारे एमसी का ध्यान भी कहाँ है। वो उसे देख के कहता है कि खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जिसके बाद उसकी टांगों के बीच में नजर होती है। जिसके बाद कहता है हमारा एमसी मगर बहुत ज्यादा केयरलेस है वो। मगर इतने में हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के बगल में एक जो बुढ़ा बैठा होता है वो हेड नर्स को बुलाता है अपने पास। जिसके बाद वो नर्स जो है उस आदमी के पास आती है और आदमी को आके कहती है कि मुझे माफ करना, हम जो है इस समय स्टाफ में बहुत ज्यादा कम पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या मैं आपके पास थोड़ी देर में आ सकती हूँ। जिसके बाद वो बुढ़ा जो है उस नर्स को कहता है कि मेरी कमर में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द करनी शुरू हो चुकी है और ये अब जो है और भी ज्यादा भयंकर हो चुका है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो अपना फोन जो है उस नर्स के टांगों के बीच में डालकर उसकी टांगों के नीचे की फोटो खींच रहा होता है। मगर उस नर्स को कुछ भी एहसास नहीं होता, वो बहुत ज्यादा इनोसेंट होती है, उसे नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। मगर वो नर्स जो होती है वो इस बात से अनजान होती है। वो उससे कहती है कि हमें माफ करना, आपको जो है पहले एक्सरे कराना होगा ताकि हम पता कर सके कि आपको कहाँ दर्द है। जिसके बाद वो बुढ़ा जो अपनी गंदी हंसी के साथ कहता है कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से कि मुझे कहाँ दर्द हो रहा है। जिसके बाद वो जो अपने गंदे हाथे जो है उस लड़की को, नर्स को पकड़ कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी कमर से जो है उसके बट की तरफ हाथ, अपने हाथ को बढ़ाना शुरू कर देता है। वो नर्स बेचारी जो है परेशान होकर थोड़ा सा रो कर कहती है कि प्लीज आपको थोड़ा सा अपनी बारी के लिए इंतजार करना होगा, आपको एग्जामिनेशन करने के बाद हम आपको इलाज करेंगे। जिसके बाद मगर वो जो है बुढ़ा बहुत ज्यादा ठरकी होता है, वो अपनी गंदी हंसी के साथ उसके बट की तरफ फिर भी बढ़ना शुरू कर देता है और वो कहता है कि मेरी कमर में थोड़ा सा और नीचे दर्द हो रहा है। जिसके बाद वो बट को पकड़ने वाला होता है, मगर अगले ही सेकंड एक बैंग की आवाज आती है और वो बुढ़ा जो है उस नर्स से थोड़ा सा दूर जाके गिरता है और आह कर रहा होता है। मगर इतने में जो वो नर्स अभी भी उससे पूछ रही होती है कि क्या आप ठीक हैं। हमें दिखाया जाता है कि उसको बुढ़े को मारने वाला और कोई नहीं हमारा एमसी है और उसने जो अपनी हैंडीकैप वाली वो जो स्टिक होती है उसे फेंक के मारा होता है, जिसकी वजह से वो बुढ़ा दूर गिर जाता है। जिसके बाद हमारा एमसी उससे बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, ये मेरा दरअसल पहली बार है इस चीजों को इस्तेमाल करने का, इस वजह से मेरे हाथ से फिसल गई। जिसके बाद वो जो है उस बुढ़े के फोन को उठाते हुए कहता है कि मैं देखता हूँ कि कहीं आपका फोन टूट तो नहीं गया। मगर वो बुढ़ा चिल्लाता है कि मेरे फोन को हाथ मत लगाना। हांगफेंग जो है उसकी फोन की स्क्रीन में देख लेता है कि आखिर में उसने क्या किया है। जिसके बाद वो जो है बुढ़ा उससे कहता है हांगफेंग को कि ब्रैट मेरा फोन मुझे वापस दे। जिसके बाद हांगफेंग उसे गुस्से से देख रहा होता है और वो कहता है कि जैसा कि मुझे लगा ही था। जिसके बाद हांगफेंग जो है उसके फोन की स्क्रीन जो है उसकी तरफ करते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि पहले तो तूने एक नर्स के नीचे की स्कर्ट के नीचे की फोटो खींची और फिर उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की। और फिर हांगफेंग उससे कहता है कि मुझे एक अच्छा रीजन दे कि भैया मैं जो है अभी सिक्योरिटी वालों को ना बुलाऊं और उनसे ये सारी चीजें दिखाकर तुझे पुलिस के पास एस्कॉर्ट ना करवाऊं, और उसके बाद वो जो तेरी कमर की सर्विस करेंगे उसमें शायद तेरी कमर की सर्विस होने के बाद तू बहुत बढ़िया तरीके से दौड़ेगा। जिसके बाद हांगफेंग उससे ये भी कहता है
कि फटाफट से निकल ले और मुझे यहाँ पर दोबारा दिख मत जाइयो। और जिसके बाद वो जो है बुड्ढा कुछ बोल नहीं पा रहा होता, मगर हांग फेंग उसके मुंह पे बोलता है कि देख मैं तुझे तेरा फोन भी वापस नहीं दूंगा, अगर मुझे जो है तुम्हारा तेरा ये क्रीपी फेस दोबारा कहीं दिख गया तो मैं जो है सीधा जो है इस चीज को जो है इंटरनेट पे डाल दूंगा। जिसके बाद उस बुड्ढे के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचता और वो वहां से भागता हुआ कहता है डैम इट। और जिसके बाद वो नर्स जो है उसे कहती है रुको जरा, कहाँ जा रहे हो। उसे भागता हुआ देख वो नर्स जो है बोलती है कि भैया अभी तो ये बुड्ढा कह रहा था कि भैया इसकी कमर में दर्द है और अब जो है इतनी तेजी से भाग गया बाहर। नर्स की ये बात सुनकर जो है हांग फेंग अपने मन में बोलता है कि भैया क्या इस दुनिया में इतने सीधे लोग भी बचे हैं क्या। हांग फेंग जो है उस नर्स को सारी सच्चाई बताता है कि कैसे वो बुड्ढा जो है वो क्या कर रहा था कि भैया उसकी स्कर्ट के नीचे की वीडियो बना रहा था। वो जो नर्स होती है वो इन सारी चीजों को सुनकर हैरान हो रही होती है और कहती है कि कैसे मैंने कैसे नोटिस नहीं किया। हांग फेंग जो है उस बुड्ढे का फोन जो है नर्स की तरफ कर देते हुए कहता है कि भैया अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें इसे डिलीट करना है या फिर पुलिस को बताना है ये सारा कुछ, और आगे से जो है तुम इस चीजों के बारे में ध्यान रखना ताकि तुम्हारा कोई भी परवर्ट एडवांटेज ना ले सके। वो नर्स जो है उस बुड्ढे का फोन ले लेती है और हैंग फेंग को थैंक यू करती है और थैंक यू करते हुए पूछती है कि क्या तुम्हारा एंकल इंजर्ड नहीं था। और ये बात सुनकर हमारे एमसी को याद आता है कि भैया उसकी टांग तो टूटी पड़ी है और वो देखता है कि वो टूटी टांग पे खड़ा है, जिसके बाद उसकी चीख निकल जाती है। हीरो बनने के चक्कर में हमारा एमसी भूल ही गया कि उसकी टांग टूटी पड़ी है। एड्रेनलिन बूस्ट की वजह से कुछ समय तक खड़ा तो हो गया, मगर जल्दी उसे दर्द का भी एहसास हो गया कि भैया दर्द होता है। जिसके बाद अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो नर्स जो है हांग फेंग के पैर को अपने गोद में रख कर जो है उस पर पट्टी बांध रही होती है और वो कहती है कि अब ये हो चुका है और अब तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना। हैंग फेंग जो है उसे थैंक यू करते हुए कहता है कि अब ये बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा। जिसपे वो नर्स जो है हैंग फेंग को थैंक यू करते हुए कहती है कि थैंक यू तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए क्योंकि वो तुमने जो है उस बुड्ढे को अच्छा मदद सिखाया, मैं ऐसे बुड्ढे को ऐसे ही थोड़ी ना जाने दे सकती थी। जिसपे हैंग फेंग जो है नर्स को कहता है कि भाई तुम आगे से जो है अपनी सराउंडिंग पे ध्यान रखना, ओके। और तुम इस समय जो है हैंग फेंग का चेहरा देखो और उस नर्स को देखो कि भैया हैंग फेंग की टांग कहाँ बैठ रही है नर्स के। इस बार वो खुद नहीं बिड़ा रहा, भाई एमसी की कोई गलती नहीं है, वो नर्स खुद ही बहुत ज्यादा इनोसेंट है, इस वजह से उसे नहीं पता कि भाई वो क्या कर रही है। हैंग फेंग की जो लाद है उसकी बॉडी को टच कर रही होती है और हैंग फेंग जो है अपने मन में बोल रहा है कि तुम बिल्कुल भी अवेयर नहीं हो अपनी सराउंडिंग के। ये सब चीजें जो है उन दोनों के बीच में चल ही रही होती है, मगर इतने में दूसरी नर्स आके जो है हेड नर्स को बुलाती है और कहती है कि हेड नर्स हमें जो है आपकी मदद यहाँ पर चाहिए। जिसके बाद वो नर्स जो है ऑल राइट कह के वहां से जाने लगती है और जाते जाते भी हैंग फेंग को कहती है कि तुम जो है अपना पैर चेक करवाने के लिए आना मत भूलना, दोबारा आना है तुम्हें 1 हफ्ते बाद। इसके बाद हैंग फेंग जो है ओके करता है और बाय करता है। जिसके बाद वो कहता है कि अपने मन में कि 1 हफ्ते बाद, जिसके बाद कहता है कि मैं शायद जो है इसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। और ऐसा कहकर हैंग फेंग जो है हॉस्पिटल से निकल जाता है। फिर जो हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बर्फ अभी भी पड़ रही होती है। हमें दिखाया जाता है न्यूज में कोई न्यूज देख रहा होता है टीवी में, जिसमें वो न्यूज एंकर बता रही होती है कि बर्फ जो है 24 घंटे से और ज्यादा तेज पड़नी शुरू हो चुकी है और बर्फ रुकने का कोई नामो निशान नहीं है। टेम्परेचर लगातार नीचे गिरता जा रहा है और ये चीज सिर्फ उनके रीजन में नहीं हो रही थी, बाकी देशों का भी हमेशा हाल दिखाया जाता है जहाँ पर दुबई, इजिप्ट और अमेजोन में यहाँ पर भी बर्फ बहुत ज्यादा तेजी से पड़ रही होती है। टेम्परेचर लगातार नीचे गिरता जा रहा होता है। जहाँ पर वो न्यूज रिपोर्टर बताती है कि हमारे देश के एग्जीक्यूटिव और बाकी 46 देशों के और एग्जीक्यूटिव जो है यूएन पहुंच रहे हैं वहां पे डिस्कस करने के लिए ये वेदर की अनोमली के बारे में कि भैया टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों गिर रहा है, बर्फ इतना ज्यादा अचानक से क्यों पड़नी शुरू हो चुकी है। जहां पर वो न्यूज रिपोर्टर ये भी बताते हैं कि हमारे स्पेशलिस्ट का मानना है कि ये जो कोल्ड वेदर है वो ज्यादा नहीं टिकेगा, ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। जिसके बाद वो कहती है कि प्लीज फिर भी आप सभी लोग जो है अपने घर में रहें और अपनी लोकल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो करें। जहां पर वो जो है लोगों को शांत रहने के लिए कहती है और वो बोलती है कि भैया आप जो है र्यूमर्स ना फैलाएं और र्यूमर्स पे ज्यादा भरोसा ना करें, बाहर निकलने से बचें और अपने पास थोड़ी सी सप्लाई जरूर शेयर रखें। और ये कहते हुए हमें हांग फेंग का घर दिखाया जाता है जहाँ पर हीटर आराम से चल रहा होता है और वो अपना सोफे पे बैठकर अपना आराम से रेड वाइन पी रहा होता है। और वो न्यूज रिपोर्टर टीवी में बोलती है कि भैया ये मुसीबत जल्द ही टल जाएगी। जहाँ पर हमें जो हांग फेंग दिखाया जाता है जो कि अपने सोफे पे बैठ के रेड वाइन पी रहा होता है और वो पीते पीते यही सोच रहा होता है कि टिपिकल गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमें सच पता चले और वो ये नहीं चाहते कि भैया हम जो पैनिक हो, और इस वजह से वो सारे झूठ बोल रहे हैं। जिसके बाद वो ये भी कहता कि अगर मैं मर के दोबारा से जिंदा ना होता तो शायद मैं भी इस चीज पे भरोसा कर लेता। और ये कहते हुए हमें जो हांग फेंग का घर दिखाया जाता है जिसमें उसने पता नहीं क्या क्या इकट्ठा कर रखा होता है, सिलेंडर्स, पानी की बोतलें, खाने पीने का सामान और बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा होता है। वो ये कह रहा होता है कि इस बार नहीं, इस बार बिल्कुल नहीं, इस बार मैं तैयार हूँ। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि मैं सप्लाई से पूरी तरीके से स्टॉक हूँ, मैंने अपने घर को रीफोर्स करवा लिखा है, यानी कि मजबूत करवा लिया है पहले से ज्यादा भी, और मेरा हीटिंग सिस्टम भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है नए वाला। वो अपनी रेड वाइन की एक सिप लेते हुए यही सोच रहा होता है कि भैया अब सब कुछ तैयार है, मुझे किसी और चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं अभी के लिए, सर्वाइवल के लिए। जिसके बाद हांग फेंग को अपने फोन की जो नोटिफिकेशन की आवाज आनी शुरू हो जाती है और उसे पता चलता है जो उसकी सोसाइटी का ग्रुप है वो जो है बिल्कुल फट पड़ा है। उसके अंदर लोग कमेंट कर रहे हैं, जहां पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई बर्फ पड़ रही है इजिप्ट में, कोई कह रहा है कि भाई बर्फ बहुत ज्यादा है
और भाई मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। कोई कह रहा है कि भैया मैंने जुलाई में कभी भी बर्फ पड़ते हुए नहीं देखा है। जिसके बाद एक और भी कहता है कि भैया मेरी कार पूरी तरीके से बर्फ में कवर हो चुकी है। जिसके बाद एक और इंसान लिखता है कि भाई बॉस ने कहा है कि घर से काम करो क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है, तुम ऑफिस नहीं आ पाओगे। जिसके बाद एक और इंसान लिखता है कि मैं जो है जिसके बाद एक और इंसान लिखता है कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो है इस समय -15 डिग्री से भी नीचे जा चुका है। जिसके बाद एक और इंसान लिखता है कि भैया सभी लोग मेरी बात पे ध्यान दें, ये जो स्नोफॉल हो रही है बाहर, ये वेदर जो है नॉर्मल नहीं है, ये जो है हमारे अर्थ के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है उसकी वजह से हो रही है ऐसा। जिसके बाद वो पर्सन दोबारा से लिखता है कि भैया ये कोई आम तूफान नहीं है। जिसके बाद वो पर्सन दोबारा से ये लिखता है कि भैया जो आइस एज एपोक्लिप्स है वो शुरू हो चुका है। जिसके बाद ये सुनने के बाद तो भाई हमारे एमसी का भी दिमाग खुल जाता है। वो कहता है आइस एज एपोक्लिप्स, इसे कैसे पता? और वो यही चीज सोच रहा होता है कि आखिर में ये इंसान है कौन। तो यार ये था इस मानवा का 5वां चैप्टर, जो कि मैंने तुम्हारे सामने कवर कर दिया है। तुम सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, क्योंकि ये मेरे चैनल की सबसे पहली बड़ी वीडियो है, सबसे पहली बड़ी वीडियो है जो कि मैं डाल रहा हूँ। तो तुम सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई सपोर्ट जरूर दिखाना, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और ऐसे ही और भी मानवाज आने वाली है तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।